आज हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज की, जिसका कि आपको पता है कि फर्स्ट पार्ट जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। और जो एपी बेसिकली है वो आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई है ना। बस कुछ और चीजें ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐड होंगी। अब क्लास 11th आ गई आप लोगों की। तो सबसे पहले बात करें भाई सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? एनी कलेक्शन विद आइडेंटिफाइड फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड सो ऑन। यानी कि आपको कुछ नंबर्स लिख दिए, मान लीजिए मैंने, है ना। मान लीजिए 1, 7, 9, 11 और मे बी 36, कुछ भी, मतलब ठीक है, मान लीजिए लिख दिया। अब बस अगर मुझे इसमें पता है कि भाई इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है, सेकंड टर्म कौन सी है। लेट्स से मैं बोलूं भाई ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, राइट, ये थर्ड टर्म है, तो ये आइडेंटिफाइड हो गई। तो ये सीक्वेंस हो सकती है, ठीक है। अब सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में फर्क क्या है? तो प्रोग्रेशन क्या हुआ? प्रोग्रेशन में एक सर्टेन रूल फॉलो होता है, ठीक है। सीक्वेंस में जरूरी नहीं है कि कोई रूल फॉलो हो, ठीक। प्रोग्रेशन में एक रूल फॉलो होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपको एपी में पता है कि भाई क्या होता है कि हर अगले वाली टर्म जो है पिछले वाली टर्म में एक सर्टेन कांस्टेंट जो है उसको ऐड करके बनती है, ठीक है। या फिर आप सोचिए कि स्क्वायर, अगर मैं आप हर नंबर का स्क्वायर करना शुरू कर दूं या हर नंबर पे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से 1, ओके, 2, ये आपकी एक सीक्वेंस है, प्रोग्रेशन है, जिसके अंदर क्या हो रहा है कि हर 2 से मल्टीप्लाइड होता चला जा रहा है। तो ये क्या है? ये भी एक सर्टेन रूल है। रूल क्या है? 2 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली में एक जीपी बनेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक। तो एपी हम क्या 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 पढ़ेंगे यहाँ पे, ये आपको बता देता हूँ। हम पढ़ेंगे एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम पढ़ेंगे जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हम पढ़ेंगे एचपी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और थोड़ा सा पढ़ेंगे एजीपी, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। तो चलिए, खैर सिंपली बात करें भाई, हमारा एपी क्या होता है ना। अब एपी को आपको सबको पता है, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा उस चीज में टाइम लगाऊंगा नहीं, है ना। तो हम बात करें एपी की, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या है? हर नंबर में एक आगे कांस्टेंट जो है वो ऐड होके मिलता चला जाएगा, है ना। तो जनरल टर्म आपको पता है, राइट। जनरल टर्म, अच्छा, ये जो सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, एट्थ टर्म जो हम बात करते हैं, वो सब नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि सेकंड एंड हाफ टर्म के बताओ जी कौन सी है ना, 3.5 टर्म बताओ, ऐसा नहीं होता। नेचुरल नंबर्स की बात हो रही होती है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जनरल टर्म जो होती है उसको हम ए एन से भी डिनोट करते हैं, कई बार टी एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, राइट। वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, और डी इज कॉमन, ठीक है ना। तो डी आपको ये सब पता ही है आपको, कॉमन डिफरेंस, राइट। तो ये आपका, ये सब आपको पता है। देखो मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, है ना। और जो आपकी एपी की टर्म्स होती है वो क्या होती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D एंड सो ऑन। और अगर nth टर्म की बात करें तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही हमने लिखी हुई है जनरल टर्म यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? बताइए। ये nth टर्म जो है, ए एन जो है 4n-3 है। तो आपको बताना है कि क्या ये एपी है, ठीक है। इज इट एन एपी?
और अगर है, इफ यस, कॉमन डिफरेंस, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो करते क्या है भाई, भाई जो n है उसकी जगह हम क्या लिखने थे, 1 2 3 डालना शुरू कर दो, है ना, ये सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है n। तो हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1 रखा तो हमें क्या मिलेगा, a1 यानी कि फर्स्ट टर्म, राइट। तो फर्स्ट टर्म यानी कि 4 × 1 - 3 विच विल बी 1, राइट। n इज इक्वल टू 2 मिलेगा a2 यानी कि सेकंड टर्म। सेकंड टर्म होगी हमारी 4 × 2 - 3 यानी कि 5। ऐसे ही हम थर्ड टर्म निकाल सकते हैं a3, तो वो होगी 4 × 3 - 3, तो ये हो जाएगी 9। तो यहां से आपको अब दिख रहा है कि अच्छा 1 5 9 ऐसे करके हमारी ये सीक्वेंस चल रही है, ये प्रोग्रेशन चल रही है। और इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेकंड टर्म में से इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो, तो वो दिख रहा है हमें 5 - 1 इज इक्वल टू 9 - 4 यानी कि 4, राइट। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। अब एक चीज जो आपको ध्यान देनी है, वो आपको ये ध्यान देनी है कि देखिए ये कॉमन डिफरेंस आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो सबसे पहली बात जो अब आपको ध्यान रखनी है, ये मैं बाद में आपको नोट भी करा दूंगा, कि एपी की जनरल टर्म, राइट, जनरल टर्म ऑफ एन एपी वो हमेशा लीनियर होगी। ठीक है, ऐसे समझ लो ए एक्स प्लस बी टाइप लीनियर। और ये जो x का कोफिशियंट होगा, कोफिशियंट ऑफ, एक्चुअली x नहीं n लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, कोफिशियंट ऑफ n विल बी इक्वल टू d यानी कि कॉमन डिफरेंस, ये हमेशा होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो दोबारा समझ लें, कभी भी अगर एपी होगी तो वो लीनियर टाइप में कुछ लिखी होगी, जैसे कि मान लीजिए 3n + 5, ठीक है, ये लीनियर है। आप इसको ऐसे ध्यान रखो, ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना, ये कुछ लीनियर चीज होती थी, तो यहाँ पे x की जगह n होगा, या 5n - 1, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमेशा लीनियर होगा। और जो n के साथ जो लगा है उसका कोफिशिएंट वो हमेशा d होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4n + 3 था, तो उसमें हमने देख लिया कि कॉमन डिफरेंस है 4 आ रहा है, ऐसा हमेशा होगा। तो ये चीज ही मैंने आपको लिख दी है, ये बेसिकली आपको याद होनी चाहिए। मतलब अब तो पैटर्न ध्यान में आ जाना चाहिए दिमाग में, अब रट्टा थोड़ी मारना है इसका, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, अच्छा लीनियर लिखी है तो ये एपी होगी, और जो एन का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा कॉमन डिफरेंस के आ जाएगा। और आपको एपी लिखनी है तो ऑब्वियसली जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया n = 1, n = 2, n = 3 लगाते जाओ, एपी अपने आप जनरेट हो जाएगी, है ना। ये सब चीजें हमने 10th में कर रखी है वैसे। अब क्वेश्चन ये है, शो दैट log of a² log of a² minus sorry log of a⁴ and so on form an AP। तो यानी कि अगर AP है तो आपको क्या करना होगा, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा, दो टर्म को माइनस करके, राइट। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दो, और कोई भी कर सकते हो ऐसे। अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो देन इट विल बी एन एपी। अब क्यों, चलिए जी देखिए, बताइए मुझे इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। राइट, तो भाई बड़ा सिंपल सी बात है, हमें कॉमन डिफरेंस देखना है। देखो एक चीज तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एपी का रूल है ना, एक बार और अच्छे से समझ लें। एपी का रूल, रूल क्या होता है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है दैट इज इक्वल टू an - 1 where n should be greater than equal to 2, राइट। तो यानी कि a2 - a1
इज डी, राइट। तो ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। अच्छा, T1 T2 T3 T4 वो भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं कभी T1 यूज कर दूंगा, कभी A1 यूज कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है जी। तो A2 माइनस A1, तो लॉग ऑफ A स्क्वायर ओवर B माइनस लॉग ऑफ A। तो ये क्या बनता है भाई, ये बनता है लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ बी। लॉग की प्रॉपर्टीज आई एम श्योर आपको याद होंगी। और ये हो गया लॉग ऑफ ए, तो पहले से ही है। अच्छा, ये पावर में है तो ये यहां आ जाएगा, 2 log A माइनस लॉग बी माइनस लॉग ए। 2 log A माइनस से लॉग ए किया तो लॉग ए माइनस लॉग बी, दैट मीन्स दिस बिकम्स log ऑफ a ओवर b। ये सब लॉग की प्रॉपर्टीज है जो आपने आप बहुत अच्छे से पढ़ रखी है ना। ऑलराइट, अब यहां से मिला d, अब चेक करें कि भाई A3 माइनस A2 भी है क्या। d अगेन A3 माइनस A2, क्योंकि अगर ये दोनों सेम आ गए तो आपका AP बन गया, ठीक है। तो log ऑफ a क्यूब ओवर b स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर ओवर बी। लगाएं लॉग की प्रॉपर्टीज तो ये बनेगा लॉग ऑफ ए क्यूब माइनस लॉग ऑफ बी स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ बी। ये बन गया, ये बन गया आपका 3 log ए माइनस 2 log B माइनस 2 log A, और ये ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो ये हो गया log B। सीधी सीधी बात है, 3 log A माइनस 2 log A बचा log A, और 2 log B माइनस का है तो ये हो गया log B, विच इज इक्वल टू log ऑफ A ओवर B। तो ऑब्वियसली ये और ये इक्वल है, तो AP है, ठीक है। दिस इज एन AP। सो सिंपल, अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो ये आपके लिए होमवर्क। शो दैट सीक्वेंस log A कॉमा log AB माइनस और log AB स्क्वायर कॉमा log AB क्यूब इज एन AP। ये आपको बताना है जी, बहुत सिंपल है, कर लेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन है आपके पास 4, 9, 14, 19 एंड सो ऑन। अब ये सीक्वेंस है आपके पास, विच टर्म इज 124, ये आपको बताना है। देखो मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, रीजन भी कि आई नो कि आप लोगों ने ये 10th में चीजें पढ़ी हुई हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो यू कैन स्टॉप मी एंड डिस्कस। गुड है जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। गुड, सही है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। A72 D-2 इसको 40 रख के इक्वल कर लिया तो N इज इक्वल टू 17 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास सीक्वेंस दे रखे 20, 19 एंड 1/4, 18 एंड हाफ, 17 एंड 3/4 एंड सो ऑन। Which term of this sequence is first
नेगेटिव टर्म, तो यानी कि आपको बताना है कि पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। करिए जी और बताइए जल्दी से मुझे। तो क्लियरली यहाँ पे ए दिख रहा है 20 और डी दिख रहा है माइनस का 3/4, राइट। तो -3/4 है। तो अब हमको फर्स्ट नेगेटिव टर्म बनानी है, तो हम क्या करें, हम ऐसा कहते थे कि जीरो देख लेते हैं, जीरो कौन सी टर्म बनेगी, क्योंकि जब जीरो आएगा उसके बाद ही तो नेगेटिव आएगा। तो देखते हैं जीरो कौन सा आएगा। तो जीरो लेट से हमारी nth टर्म है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो जीरो विल बी 20 प्लस n-1 इंटू -3/4, राइट। तो 3/4 into n-1 becomes your इक्वल टू 20। तो n-1 हो गया 80/3। सो n इज इक्वल टू हो गया 83/3, राइट। n हो गया 83/3, यानी कि ये हो गया 27 एंड 2/3। तो n ये आ गया आपके पास। अब देखो सबसे पहली बात यह है कि n जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन आया, तो ऑब्वियसली ये जीरो तो एग्जैक्टली हुआ ही नहीं होगा, ये ठीक है, ये चीज जीरो हुई नहीं होगी। तो क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर आया होगा, उसके बाद इमीडिएटली नेगेटिव हो गया होगा। तो क्योंकि जीरो कोई डेसिमल वाली टर्म आ रही है, यानी कि इससे इसका मतलब नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, इससे नेक्स्ट टर्म जो है आपकी नेगेटिव होगी। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी आपकी, 28th टर्म आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। ओके जी। क्वेश्चन ये है कि इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, फाइंड इट्स m प्लस nth टर्म। करिए जी, बताइए जरा क्या होगा। जी, m टाइम्स द mth टर्म, तो हम के पहले कहां से शुरू करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म is a and common difference is d, right। तो n टाइम्स दी mth टर्म, तो बेसिकली क्या कह रहा है, m इंटू am इज इक्वल टू n इंटू an, ये रिलेशनशिप है हमारे पास। तो लिख देते हैं इसको। तो m इंटू am, am क्या होगा हमारा, a प्लस m-1 इंटू डी, ऐसा हो जाएगा। और n इंटू क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। ओके। अब सबसे पहले हमको करना क्या चाहिए, हम पहले ये लिख लेना चाहिए हमेशा कि हमें निकालना क्या है। m प्लस nth टर्म होगी कौन सी, मैं ये यहाँ पे आपके लिए अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, m प्लस nth टर्म होगी a प्लस m प्लस n-1 इंटू डी। तो बेसिकली हमको ये चीज ढूंढनी है भाई, ठीक है, ये चीज हमको ढूंढनी है। तो अब जो हमारे पास रिलेशनशिप दी है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, मैं इसको ओपन कर रहा हूं, एम ए प्लस ये m यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो m² माइनस m इंटू डी, डी को मैंने छेड़ा नहीं, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, na प्लस n² माइनस n इंटू डी, ये ओपन कर दिया मैंने। अब क्या करूं, सारी चीजों को ना लेफ्ट साइड में ले आता हूं, तो राइट हैंड साइड पे जीरो बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो ले आते हैं भाई। तो एम ए और एन ए जब आएंगे तो यहाँ पे ए कॉमन आएगा और m माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। अब ये डी आ गया। अब डी में ये m² माइनस m, और ये चीज पूरी माइनस होके आएगी, तो -n² प्लस n ऐसा आ जाएगा, और इधर हो गया जीरो। और देखिए जी, अब यहां से हो गया
अब देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ये क्या देगा, m माइनस n इंटू m प्लस n, और ये अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो ये देगा m माइनस n, ये बन गया। अब देखिए m माइनस n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसको कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास, और ये यहाँ पे भी है, इनफैक्ट एक स्टेप खा जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, m माइनस n पूरे ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा a प्लस d है ही, और यहां से ये जा चुका है तो बचा m प्लस n, और यहां से भी जा चुका है तो यहां से 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए, अब आपके पास दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन, इस ब्रैकेट का और इस ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 है। तो कभी ऐसा होता है a इंटू बी इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब यह होता है या तो a 0 होता है या फिर b 0 होता है या दोनों ही 0 होते हैं, ठीक है। तो अब देखो m माइनस n जो है ना वो तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि m और n दो अलग अलग टर्म्स है, ठीक है, क्योंकि एक ही टर्म होती तो कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। तो m और n कोई 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये पार्ट जो है 0 होगा। और देखो यही चीज हमको देनी थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस थिंग इज 0, और दैट इज द आंसर यू आर लुकिंग फॉर। तो ए एम प्लस nth टर्म क्या हो गई आपकी, 0 हो गई। क्वेश्चन ये, इफ mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 over n and nth term is 1 over m, show that its mnth term is 1। तो सबसे पहले क्या निकालना है वो हम देख लेते हैं। mnth टर्म यानी कि a प्लस एम एन माइनस 1 इंटू डी हैज टू बी इक्वल टू 1, वेयर a इज फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस। ये तो हम पता है हमको ना कि हम ऐसा ही लेना है फिलहाल। तो अब जरा करके बताइए ये सही में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। mth टर्म ऑफ एन एपी इज 1 over n, यानी कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि mth टर्म है और वो दे रखी है 1 over n। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। सेकंड कह रहा है nth टर्म इज 1 over m, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू हो गया 1 over m। ये आपकी सिचुएशन बन गई। अब यहां पे आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है। दो अननोन कौन कौन से, ए और डी। एम और एन प्लीज ध्यान रखें, ये आपके अननोन नहीं है, ये आपको दे रखे हैं। भले ही आपको उनकी वैल्यू नहीं दे रखी है लेकिन ये आपको दिए गए हैं, तो ये अननोन नहीं है। अननोन सिर्फ ए और डी है, वो हमें ढूंढना है। तो दो इक्वेशन है और दो अननोन है, तो आराम से निकल सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करें, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगी, राइट हैंड साइड से माइनस होगी। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ए कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा ये m माइनस 1 इंटू डी माइनस n माइनस 1 इंटू डी, और राइट हैंड साइड में आपके पास आ जाएगा 1 over n माइनस 1 over m। और d अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां से बचेगा m माइनस 1 माइनस n प्लस 1, और यहां पे मैं एलसीएम ले लेता हूं mn, तो ये बनेगा m माइनस n। अब आप देखिए यहाँ पे -1 से +1 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया m माइनस एन इज इक्वल टू m माइनस n ओवर mn, ये हो गए कैंसिल। सो वी हैव d इज इक्वल टू 1 over mn। ऑलराइट, ये हमारे पास d आ गया। अब हमको a निकालना है, तो हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं इसको, ठीक है। इक्वेशन 1 में रख दिया हमने, 2 में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इक्वेशन 1 में जब मैं सब्सटीट्यूट करूंगा d, तो मेरे पास आएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू 1 ओवर mn इज इक्वल टू 1 over n, ये रखा हुआ। तो a प्लस
इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो m ओवर mn माइनस 1 ओवर mn इज इक्वल टू 1 ओवर n। ये m से m कैंसिल होगा तो आपके पास आ जाएगा a प्लस 1 ओवर n माइनस 1 ओवर mn इज इक्वल टू 1 ओवर n। ये 1 ओवर n कैंसिल हो गए तो a इज इक्वल टू हो गया 1 ओवर mn। अब आपके पास a भी 1 ओवर n आ गया और d भी आ गया। अब आपसे पूछा है कि भाई ये वाली टर्म क्या है, mnth टर्म, तो रख देते हैं इसको, मैं यहां पे कर रहा हूं इसी को। अब देखिए क्या हुआ, तो a हमें मिल गया 1 ओवर mn। मैं इस इक्वेशन में रख रहा हूं, इसको थर्ड बोल देता हूं, चलिए ठीक है। तो 1 ओवर mn प्लस mn माइनस 1 और d भी 1 ओवर mn है मेरे पास, और उसकी वैल्यू जो है 1 आनी चाहिए, देखते हैं आती कि नहीं आती। तो चलिए 1 ओवर mn प्लस यहाँ पे mn ओवर mn हो गया, जब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो 1 ओवर mn, ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 1, जो कि आपको चाहिए था। नोट रखें, in an AP the sum of the terms equidistant from the beginning and the end is always same and equal to the sum of the first and last term। तो कहना क्या चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई एपी हो तो उसमें आपकी जो बिगिनिंग और एंड से अगर इक्विडिस्टेंट टर्म ले, इक्विडिस्टेंट, अब आप देखो इसको एक एग्जांपल से समझ लो। मान लेते हैं, मैं एक सिंपल सी एपी ले लेता हूँ, 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है, बस इतनी सी ले ली, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मान लीजिए एपी हमारी यही एंड हो गई, कितनी भी टर्म ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक रैंडम कुछ ले लिया, ठीक। तो ये कह रहा है कि सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। इक्विडिस्टेंट का मतलब, अगर मान लीजिए मैं बिगिनिंग से सेकेंड टर्म लू, ठीक है, ये, और एंड से भी सेकेंड टर्म लू, यानी कि ये, ठीक है। तो क्या हुआ, 3 + 13, ये मैंने बिगिनिंग और एंड से दोनों से फर्स्ट सेकेंड टर्म ले ली। देखो इक्विडिस्टेंट है ना, और साथ में मैं मान लीजिए मैं बिगिनिंग से थर्ड टर्म लू और एंड से भी थर्ड टर्म लू, तो बिगिनिंग से थर्ड, या ठीक है, और एंड से थर्ड, और वो ये आ गई, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों का सम हमेशा इक्वल होगा, ऐसा हमेशा हो रहा होगा, ठीक। और वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा। और ये देख लो आपके पास सबका सम जो है 16 ही आ रहा है, ठीक, ऐसा हमेशा होगा। तो ये चीज आप याद रखेंगे। कभी कभी आपसे पूछता है कि भाई आपको किसी एपी में एंड से कोई सर्टेन टर्म बतानी है, ठीक है, तो उस वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि भाई केथ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू n माइनस के प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। तो आप एंड से टर्म कोई निकालनी हो तो आप सीधे सीधे उसकी बिगिनिंग से इस तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई एपी है हमारे पास 3, ओके, 3 7 11 15, ठीक है, एंड लेट्स से 407। तो आपसे कहा जाए कि फाइंड दी 20th टर्म फ्रॉम द एंड, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे,
इस केस में आप सबसे पहले तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो मैं n निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो n निकालने के लिए हम क्या करें भाई, हमको 407 तो दे ही रखा है a, यानी कि 3 प्लस n-1 इंटू डी, ये 4 हो गया हमारे पास। तो ये हो गया 404 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4 से कैंसिल किया 101, सो n इज इक्वल टू हो गया 102, राइट। तो n अब 20th टर्म फ्रॉम द एंड विल बी इक्वल टू 102 माइनस 20 प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि कितना हो गया हमारे पास 83rd टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, आप वैसे भी निकाल सकते हो, आप इसको उल्टा चलना शुरू हो जाओ, एंड को इसको a मान लो और d आपका -4 हो जाएगा, तो वैसे भी निकल सकती है। लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या करना है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको कभी बिगिनिंग से निकालना पड़े तो आप ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब 83rd टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग आप निकाल लो, तो क्या आ जाएगी 3 प्लस 83 माइनस 1 इंटू 4, बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास 331 आ जाएगा। इस तरीके से कभी आपके पास सिचुएशन आए तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं, और नहीं तो बिल्कुल सिंपल है भाई, आप इसको उल्टा लिखना शुरू कर दो। 407 यहाँ पे 403 रहा होगा, और ये उल्टा चल रहा है तो 15 11 7 3 ऐसे आया होगा। तो अब a इज इक्वल टू 407 हो गया, n हमको पता ही है 10, एन तो हमें 20th टर्म लेना है, तो n इज इक्वल टू 20 है और d इज इक्वल टू -4 है। तो हम वहां से भी निकाल लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, ये चीज भी हमने क्लास 10th में देखी हुई है कि भाई अगर एपी में अगर कोई 3 टर्म्स आपको मिलनी है ना, नंबर ऑफ टर्म्स अगर 3 हो, तो 3 टर्म्स अगर आपको सेलेक्ट करनी हो तो आप कैसे करते हैं, a माइनस डी ए और a प्लस डी। और अगर आपको 4 टर्म्स निकालनी हो तो आप निकालेंगे, लिखेंगे a -3d, a -d, a प्लस डी और a+3d। ये आपके पास 4 टर्म निकालने का तरीका है। 4 से ज्यादा जनरली नहीं निकालने को आपको बोलेगा, मतलब 5 टर्म देगा तो मतलब मूड में फालतू के काम करने के मूड में आपका एग्जामिनर, ठीक है। अगर आपको 5 टर्म करनी है तो आप यहाँ से a-2d एक एक और आगे चले जाओ। बस यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो 2d है, ना कि d है। अब अच्छा, इसको ऐसा लेने का लॉजिक क्या है, देखो इसको ऐसा लेने का लॉजिक ये है कि जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आपके डी जो है कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको क्या मिलेगा, मान लीजिए इसको मैं ऐड करूं तो यहां से क्या मिलेगा मुझे, अगर मैं जैसे ही इनका सम करूंगा तो मुझे 3a मिल जाएगा, ठीक है। 3a मिलते ही मेरे को सीधे सीधे a मिल गया। तो जैसे ही मेरे को क्वेश्चन मिलेगा, मेरे को पता है कि भाई a क्या है। सेम वे अगर मैं 4 टर्म्स वाली को ऐड करूंगा तो वहां पे ये फिर से डी जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मुझे फिर से 4a मिल जाएगा, जहां से मुझे a मिल जाएगा। यानी कि 2 वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल जो है मुझे इमीडिएटली मिल जाता है, तो उससे मेरा काम जो है आसान हो जाता है। तो इसलिए हमेशा आपको याद रखना है कि 3 टर्म्स लेनी है तो आपको क्या करना है, और 4 टर्म्स लेनी है तो आपको क्या करना है। एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड देयर नंबर्स। तो ये 3 नंबर की बात कर रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई लेट द नंबर्स आर
ए माइनस डी ए और ए प्लस डी। अब इसने कहा कि उनका सम जो है -3 है, तो इनको ऐड कर दें तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू -3। क्लियरली 3a इज इक्वल टू -3, तो a इज इक्वल टू -1। देखिए आप कितनी जल्दी से हमको a मिल गया। अब इसने कहा कि देयर प्रोडक्ट इज 8, तो अब हमारे पास नंबर्स क्या हो गए, अब हमारे जो नंबर हो गए वो बन गए -1 माइनस डी -1 और -1 प्लस डी। इसको आप बाद में भी रख सकते हैं, मैंने पहले लिख दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई इनका जो नंबर है, इनका जो सम है वो सॉरी प्रोडक्ट इज 8, तो -1 माइनस डी इंटू -1 इंटू -1 प्लस डी, ये जो है 8 है। ओके, तो अब देखिए यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया d प्लस 1 इंटू -1 इंटू डी -1 इज इक्वल टू 8। ये कैंसिल हो गए माइनस माइनस, तो ये हो गया आपका डी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 8, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स डी इज इक्वल टू +-3। ये आपके पास आ गया। अब आपने when d is equal to 3 लिया, तो अब आपके जो नंबर्स हैं, नंबर्स आर -1 -3, तो वो -1 और -3 -1 और -1 +3, तो यानी कि हो गए -4 -1 और 2, ठीक है। ये नंबर हो गए। जब आप d इज इक्वल टू -3 लोगे तो ये नंबर जो है रिवर्स ऑर्डर में आ जाएंगे आपके पास, 2 -1 और -4, और कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नंबर जो है सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में लिख आ जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम कर चुके हैं इनको 10th में, इसलिए मेरे को कोई ज्यादा चिंता नहीं है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो इनको। ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन दे दिया मैंने, ठीक है। Find 4 numbers in AP whose sum is 50 and in which the greatest number is 4 times the least. ये आप करिएगा। आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर आएगा इसका 5, 10, 15, 20। ये आपका आंसर होगा। आप कर सकते हैं बड़े आराम से। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 4 नंबर जब आपको AP में लेने हैं तो आप कैसे लेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम फिर इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम सम ऑफ AP की बात करेंगे नेक्स्ट टाइम में।